नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बन गई। सरकार बनने से पहले एक एजेंडे पे चर्चा हो रही थी कि सरकार तभी बनाई जाएगी जब तीनों पार्टियां एक दिशा में चलने के लिए राजी हो जाए, एक दिशा में मतलब एक तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लगातार चर्चा होती रही और तीनों पार्टियों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसके बाद वहां पर सरकार बनी और बताया गया कि तीनों पार्टी एक ही तरह से काम करेगी। लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा सामने आया तो उसमें जो दिखाई पड़ रहा था वो सही में था नहीं। उसमें ऐसा बताया गया कि किसानों के लिए हम काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। क्या किसी सरकार में इसके अलावा और दूसरे कामों की चर्चा होती है? जो भी सरकार बनती है, जितनी भी सरकारें बनी है, वो इन्हीं कामों को लेके आगे बढ़ने का वादा करती है। हाँ, ये अलग बात है कि वो वादा पूरी करे या ना करे, क्योंकि ज़्यादातर सरकारों में ये देखा गया है कि वादा पूरी नहीं की जाती है। वो अपने वादा करते तो हैं और उस समय ये बताते भी हैं कि हमारी सरकार का ये ध्येय है, ये उद्देश्य है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। जैसा कांग्रेस ने भी 2 राज्यों में सरकार बनने के बाद यही कही, फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद यही कही और आगे भी यही बात कहती रहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो ऐसे ही विकास की बातें की जा रही थी, लेकिन वहां पर भी यही हुआ और अपने वादा पूरा करने में अरविंद केजरीवाल सक्षम नहीं रहे। लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का महाराष्ट्र में दूसरा पहलू था, एक दूसरा पहलू जो सामने में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो उद्धव ठाकरे की सरकार के फैसलों में दिखाई पड़ रहा है। जैसा उद्धव ठाकरे की सरकार इतने आनन फानन में जो फैसले ले रही है, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि आखिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या था। बेसिकली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया गया था वहां, वो कांग्रेस का एक एजेंडा था और वही कांग्रेस का एजेंडा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत रखा गया था, उसी का पालन, उसी के साथ आजकल उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। उनका मेन मकसद हो गया है कांग्रेस मनाओ प्रोग्राम, यानी उनका प्रोग्राम में हर तरह कांग्रेस की छवि दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जो चाहती है वही उद्धव ठाकरे करते हैं। और पिछले दिनों अगर कुछ कैबिनेट के, जो उद्धव ठाकरे की सरकार बनी उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उन पर नजर डालें तो यही दिखाई पड़ता है कि ये कांग्रेस का अपना एजेंडा है और उसी एजेंडे के तहत वहां की मंत्रिमंडल फैसला ले रही है। जबकि अभी मंत्रिमंडल का पूरी तरह से गठन हो नहीं पाया है। अभी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच मंत्री पद के बंटवारे के लेके गहमागहमी चल रही है, रस्साकसी चल रही है। सब लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छे विभाग हमारे पास रहें, सब लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मंत्रिमंडल मिले, लेकिन अभी तक ये पूरा फार्मूला सामने आया नहीं है। खबरें आती है, मीडिया में कुछ खबरें आ रही है कि कितने मंत्रिमंडल किसके पास रहेगा, कितना मंत्री किस पार्टी का बनाया जाएगा, लेकिन वो खबरें तब तक पुष्टि नहीं की जा सकती उन खबरों की जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, सारे लोग शपथ नहीं ले लेते हैं और मंत्री पद का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन इस बीच जो आनन फानन में फैसले किए जा रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के जो फैसले आनन फानन में किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस का जो पूरे देश में जो एजेंडा है और वही एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का पहला एजेंडा, अगर हर मंच पर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेताओं जैसे दिग्विजय सिंह जैसे नेता तो बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं और उस एजेंडे पे को देखें तो एक बड़ा एजेंडा इनका रहता है संघ के खिलाफ, संघ के विरोध में, यानी संघ को कमजोर करने की कोशिश में पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई रहती है। इनको लगता है कि किसी न किसी तरह से भाजपा को जो इतनी बड़ी बहुमत मिली है और भाजपा का जो उभार हुआ है उसमें संघ की एक बड़ी भूमिका है। और कांग्रेस का ये लगना गलत भी नहीं है। संघ ऐसा संगठन है और जिसके मतलब कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं और संघ का बैकअप भाजपा को मिला हुआ है। इसलिए कांग्रेस को हमेशा लगता है कि किसी न किसी तरह विचारधारा के आधार पर जो एक संगठन बना हुआ है, जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, बीजेपी को बैकअप देता है, उसको उसकी कमर तोड़ दी जाए। और इसके लिए वो
जहां जहां इनके सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, वो संघ को कमजोर करने की कोशिश में लग जाते हैं। और वही महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी एक कैबिनेट के फैसले में सामने आया कि संघ के सहयोगी संगठन एक है, ट्रस्ट है, जिसके लिए एक जमीन की खरीद की गई थी और पिछली सरकार ने उस जमीन के खरीद के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी दिए जाते हैं, उस स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी थी। वो करीब 1.5 करोड़ का था, 1.5 करोड़ का मामला था। और जिसके फैसले में उस समय शिवसेना भी शामिल थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पुरानी सरकार में शिवसेना सहयोगी पार्टी थी। और अगर शिवसेना को उस समय लगता था कि ये स्टाम्प ड्यूटी में ये छूट नहीं दी जानी चाहिए, तो उसी समय वो रोक लगा सकते थे या बता सकते थे, या कैबिनेट में कि बैठक में उनके मंत्री हैं जो इस पर सवाल उठा सकते थे। लेकिन उस समय कुछ नहीं किया गया। उस समय ये फैसला ले लिया गया कि उस ट्रस्ट को ये छूट दे दी जाए, क्योंकि ये ट्रस्ट चलाया जाएगा और इससे शिक्षा का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और अन्य रिसर्च वर्क कर रहा है, तो उसमें उसको जो जमीन खरीदी जा रही है, जमीन दी जा रही है, उसके स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी जाए ताकि संगठन को कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब कुछ समय के बाद ही जब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई है और उद्धव ठाकरे को जब कांग्रेस से इंस्ट्रक्शन मिलने लगा है, तो वो कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी बात पर चर्चा होना जरूरी समझ में आ गया। एक छोटी सी बात, मतलब 1.5 करोड़ के मामले में ये ऐसी बात नहीं है जिस पर कैबिनेट में के बैठक में चर्चा हो और उसके स्टाम्प ड्यूटी को रद्द करने के, उस फैसले को रद्द करने के लिए इस पर चर्चा की जाए। तो ये पहला हमला था उद्धव ठाकरे का, जो कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था। और कांग्रेस इस बात को जानती है कि महाराष्ट्र में संघ का मुख्यालय है, महाराष्ट्र से संचालित होता है, तो महाराष्ट्र में अगर संघ को थोड़ा कमजोर कर दिया जाए तो दूसरे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी तरह से उद्धव ठाकरे को किसी न किसी तरह से बैकडोर से यह निर्देश दिया जाता है कि जो संघ से जुड़े हुए संगठन हैं उसको कमजोर करने की कोशिश जारी रहे, और उसको किसी तरह से सरकारी सुविधाएं मिलने की तो बात दूसरी है, उस पर लगातार हमला किया जाता रहे। तो पहला फैसला जो कैबिनेट का संघ के खिलाफ आया, वो भी उद्धव ठाकरे का कांग्रेस मनाओ अभियान, कांग्रेस मनाओ प्रोग्राम के तहत था। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वो एजेंडा नहीं था जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दिखाई दिया, जो बताया गया कि किसान को सब्सिडी दी जाएगी, लोन माफ किया जाएगा, गरीबों को सस्ते दर पर भोजन कराया जाएगा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये उस एजेंडे का पार्ट नहीं था, ये एजेंडा अलग तरीके से चल रहा था। अगर दूसरी बात करें तो वो भी है कि बेसिकली कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा पूरे देश में भाजपा से है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने वाली पार्टी भाजपा है, और वो चाहती है कि किसी न किसी तरह से भाजपा की कमर टूट जाए, भाजपा कमजोर हो, और हर जगह वो भाजपा से बदला लेने की कार्रवाई में शामिल होती है। जबकि उद्धव ठाकरे भाजपा के सहयोगी रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है, भाजपा को कमजोर करने की कोशिश और बदले की कार्रवाई जो राजनीति में एक नई शुरुआत हुई है, उसमें भी कांग्रेस के इस जाल में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। पिछले दिनों कैबिनेट के फैसले में, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें एक फैसला लिया गया कि कुछ चीनी मिलों को जो लोन गारंटी दी जाती है सरकार के तरफ से, उसको रद्द कर दिया जाए। और वो चीनी मिल किसकी थी? उसमें से 7 चीनी मिल की जो लोन के गारंटी को रद्द किया गया, वो भाजपा नेताओं की थी। उसमें पंकजा मुंडे भी शामिल हैं, इनकी भी एक चीनी मिल है और उसकी भी लोन गारंटी खत्म कर दी गई। आखिरकार ये बताया गया कि इसने इन कंपनियों ने, इन 7 चीनी मिलों ने वो शर्त जो उसके लिए रखी गई थी उसका पालन नहीं किया है। आखिरकार इन लोगों ने जब पालन नहीं किया तो इतने दिनों से कैसे चलाई जा रही थी, कैसे गारंटी दी जा रही थी? एक तरफ बार बार ये बात कही जाती है कि किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा, और किसानों की समस्या के समाधान के लिए अगर महाराष्ट्र में बात करें तो गन्ना किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा जो मामला आता है वो चीनी मिलों का मामला आता है। चीनी मिल अगर बंद हो जाएंगे तो गन्ना किसान फिर कहाँ जाएंगे? उसके साथ साथ वहाँ पर जो बेरोजगारी पैदा होगी, जो वहां से रोजगार छीने जाएंगे, उसका भी खामियाजा वहां के किसानों को भुगतना पड़ेगा, वहां के मजदूरों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये छोटी सी चीज के लिए
मतलब उसकी लोन की गारंटी दे रही थी सरकार, लोन नहीं दे रही थी। सहकारिता से लोन दिया जाता है और सरकार उसकी गारंटी देती है कि अगर इसमें कुछ दिक्कतें हुई, अगर कुछ परेशानी हुई लोन रिकवरी करने में, तो हम उसकी गारंटी देते हैं, हम इनसे रिकवर कर लेंगे। और उस गारंटी को भी ये मंजूर नहीं कर पा रहे हैं, गारंटी भी देने के लिए तैयार नहीं है उद्धव ठाकरे की सरकार। और ये जो भाजपा नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, भाजपा नेताओं के खिलाफ जो राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है, वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा एजेंडा कांग्रेस का है। और उसी एजेंडे पे अब उद्धव ठाकरे चल पड़े हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए बिल्कुल रास्ता बंद तो नहीं हुआ है। भाजपा के साथ वो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पार्टियों के बीच एक वैचारिक समानता है और उनके बीच कभी भी गठबंधन फिर से किसी भी स्तर पर हो सकता है, चाहे समय ज्यादा लगे या कम लगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच गठबंधन नहीं हो सकता। कांग्रेस के साथ भाजपा नहीं आ सकती है और न भाजपा कांग्रेस के साथ आ सकती है। तो दोनों पार्टियों के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। और ये अभियान जो चलाया जा रहा है भाजपा के खिलाफ, बदले की कार्रवाई जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो ये पूरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो बात की जा रही है महाराष्ट्र में, वो बेसिकली उद्धव ठाकरे का वो प्रोग्राम है जो कांग्रेस के एजेंडे के साथ चलने का है। कांग्रेस को बनाए रहो, मनाते रहो और कांग्रेस को खुश करने की कोशिश करते रहो ताकि कुर्सी बची रह सके। क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसी समय होता है जबकि दो विरोधी, धूर विरोधी या फिर कुछ विरोधाभास हो विचारों में, पार्टियों के विचारों में जब विरोधाभास होता है तभी ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाया जाता है। और यहाँ तो पार्टियों में बिल्कुल ही घोर विरोधाभास है, उनके विचारों में घोर विरोधाभास है। और उस घोर विरोधाभास में भी न एनसीपी का एजेंडा चल पा रहा है, न शिवसेना का एजेंडा चल पा रहा है, बल्कि एक तरफा कांग्रेस का एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या शिवसेना ने या फिर उद्धव ठाकरे ने इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने एजेंडे को बरकरार रखने के लिए अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की बात की होगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर की होती तो वो अपना विचार के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम कुछ फैसले तो लेते। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।